बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के विके एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है और इसके लिए हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी वो डिस्कस करनी है। अच्छा, इसके अलावा इससे पहला मेरा एक लेक्चर है तो आप स्टूडेंट्स उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आप उस वीडियो को देख ले तो फिर यहाँ पे इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख ले। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किया हुआ है। वहाँ पे मैंने कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख ले, फिर बाद में इस एक्सरसाइज पे आ जाइए। अगर आप उस वीडियो को सही तरीके से समझ सके तो इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन है तो उसका जो डिफिनीशन है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस। यदि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है तो वो फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट या आर डिफाइन, ये भी हम लिख सकते हैं। और जो सेकंड कंडीशन है तो वो इस तरह है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू, इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये मैंने उस वीडियो से जो पहला लेक्चर है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास है तो इसको राइट हैंड लिमिट कहा जाता है। सेकंड कंडीशन के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल आना चाहिए, या इसके लिए हम सिर्फ ये वाला लिमिट भी मालूम कर सकते हैं कि मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अच्छा, थर्ड जो कंडीशन होती है तो वो इस तरह है कि जो हमारे पास कि हमने जो सेकंड कंडीशन अप्लाई किया था और जो हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई किया था तो थर्ड कंडीशन में हमने उन दोनों कंडीशन का कंपैरिजन करना है कि मतलब वो इक्वल आए है कि नहीं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी का कंडीशन है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है और इसके साथ यहाँ पे अब मैंने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ए पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो फर्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। लेकिन इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा भी वो डोमेन के बारे में नॉलेज हो किसी भी फंक्शन की तो उसके लिए फिर इसको समझना बहुत ही आसान होगा। यहाँ पे अगर हम इसकी डोमेन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन की जो डोमेन होती है तो वो ऑल रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि इस फंक्शन का जो डोमेन है तो वो ऑल रियल नंबर है। ऑल रियल नंबर का मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर ले, हर एक वैल्यू पे ये वाला फंक्शन वो डिफाइन होता है। मतलब यहाँ पे कोई इस तरह का वैल्यू नहीं है कि अगर वो हम यहाँ पे पुट कर लें और उस पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे ये जो डोमेन की कंसेप्ट है और जो कंटिन्यूस फंक्शन के कंसेप्ट है तो ये सेम है। अच्छा, फर्स्ट अब हमने ये सॉल्व करना है जो हमारे पास गिवन है। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि गिवन दैट, यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब इसको हमने शो करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं, या इस तरह हम शो करते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है और कौन से पॉइंट पे ये वाला डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस फंक्शन मैंने आपको बताया कि जो डोमेन होती है, मतलब इसका जो डोमेन है तो वो ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है तो ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर है हर एक रियल नंबर पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो जब हमने इसका भी यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लिख दिया है इस कंडीशन का भी यहाँ पे मैंने यूज करना है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है तो वो ये है कि एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट आर डिफाइन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया, फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हमारे पास x के लिए कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि सपोज x इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पे x मैंने सपोज कर लिया सी का मतलब एक रियल नंबर है। यहाँ पे भी मैं सॉल्व करता हूँ इसको ताकि आपको ये मजा आ जाए। फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि x इक्वल है सी की, और यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि सी, मैंने आपको बताया कि सी रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि x इक्वल टू 2। अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशन है तो उसका हमने यहाँ पे यूज करना है। तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट। एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू है ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा, पुट x इक्वल टू सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें मैंने x की जगह c पुट करना है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू 2 c एंड माइनस 3।
अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास 2c-3 है और ये एक डिफाइन वैल्यू है। अगर ये वाले कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने x की जगह 2 पुट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि अब 2 एंड 2 और x की जगह 2 पुट करना है एंड -3। अच्छा, 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 से अगर 3 को माइनस कर ले तो 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो 2c-3 है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक डिफाइन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट आर डिफाइन, तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि एफ ऑफ सी इज डिफाइन, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है तो वो यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेकंड कंडीशन है इसका हमने यूज करना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने मालूम करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने आपको बताया कि इससे जो पहले वीडियो है वो आप ज़रूर देख ले, वहाँ पे आपको इसका भी आइडिया आ जाएगा कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो राइट हैंड लिमिट है इसका आइडिया वहाँ से आपको मिलेगा। तो अच्छा, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट हमने ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये वाला ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू, अच्छा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करनी है तो इसी के ऊपर मैंने माइनस साइन लगाना है, इस तरह लिखना है और एफ ऑफ एक्स इसके बाद लिखना है। फिर अगेन इसको मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। अब यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है और एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल है 2x-3 के, तो इसकी जगह मैंने वो 2x-3 लिखना है। और अब यहाँ पे मैंने लिमिट को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह मैंने c लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2c-3। यहाँ पे मैंने ये मालूम कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, अब हमने राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी के ऊपर हमने प्लस साइन लगाना है और एफ ऑफ एक्स, और अगेन यहाँ पे इसी तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एंड एफ ऑफ एक्स, और ये इस तरह लिखना है कि एफ एक्सटेंड्स टू सी। एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो लिखना है। अब यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2c एंड -3। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी मैंने मालूम कर लिया। अगर ये वाला कंडीशन यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे ये हमने इस तरह मालूम करना है। यहाँ पे अब हमने 2 सपोज किया है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 एंड अब आप x लिख दिया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू +2 लिखना है और एफ ऑफ एक्स की जगह डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x-3। और इसके बाद अब हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट अगर यहाँ पे हम अप्लाई कर ले तो x की जगह मैंने 2 पुट करना है, तो 2 × 2 से 4 आता है और 4 से अगर हम 3 को माइनस कर ले तो 1 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अच्छा, अब हमने राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना है, तो वो मैंने अगेन इस तरह लिखना है कि 2 और 2 के ऊपर हमने प्लस साइन एफ ऑफ एक्स लिखना है। फिर इसके बाद लिमिट एक्सटेंड +2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स वो इक्वल है 2x-3 के, तो वो मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 2x-3। अगेन यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो 2 एंड यहाँ पे 2 × 2 से 4 आता है और 4 से अगर हम 3 को माइनस कर ले तो 1 आता है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड लिमिट मालूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ये इक्वल आ जाए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2c-3 की इक्वल आई थी और राइट हैंड लिमिट वो भी 2c-3 की इक्वल आई थी। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो इक्वल आ गई। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू -c एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे इक्वल आ गई, लिमिट एक्सटेंड्स टू c एन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गई, ये दोनों इक्वल आ गई। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्सटेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन है, तो इसका हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसका जो यूज़ है तो वो किस तरह है कि जो हमारे पास ये वाला सेकंड कंडीशन है लिमिट एक्सटेंड्स टू ये वाला, हमने इस लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इसका हमने कंपैरिजन करना है इस फर्स्ट कंडीशन से कि ये दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पे ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों मैंने यहाँ पे मालूम किया था और ये हमारे पास 2c-3 एंड 2c-3। अगर इसकी जगह मैं इस तरह लिख दूँ तो भी ठीक होगा, मतलब एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स वो यहाँ पे इक्वल आई थी 2c-3 की, इस तरह भी मैं ये लिख सकता हूँ। तो अब हमने इसका ये जो सेकंड कंडीशन है और ये जो फर्स्ट कंडीशन है, तो इन दोनों की हमने कंपैरिजन करनी है। यहाँ पे भी ये 2c-3 की इक्वल आई है और यहाँ पे भी ये 2c-3 की इक्वल आई है।
तो मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। तो अब यहाँ पे लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ x, वो इक्वल आ गई एफ ऑफ c की यहाँ पे। तो लास्ट में मैंने ये लिखना है कि दिस एफ ऑफ x इज कंटिन्यूस ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे अगर x के लिए मैं कोई भी वैल्यू सपोज करता हूँ तो उस हर एक वैल्यू पे ये वाला जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होता है। मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इसकी जो डोमेन है तो वो ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब डोमेन होती है तो उस डोमेन की वैल्यूज को हमने यहाँ पे यूज करनी है कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अगर हम इसको भी सॉल्व कर ले तो इसका जो थर्ड कंडीशन होगा तो वो हमने इस तरह करना है, यहाँ पे लेफ्ट राइट इक्वल है तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x, यहाँ पे ये भी इक्वल आ गई 1 की, और इसलिए ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मतलब यहाँ पे ये हमारे पास एग्जिस्ट हो गई। थर्ड कंडीशन वो हमने इसकी कंपैरिजन इस फर्स्ट कंडीशन से करनी है, तो फर्स्ट कंडीशन में भी 1 आई है और यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है तो वो भी 1 आई है, तो मतलब 1 इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमने इसको समझना है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। इसके बाद जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि चाप x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, तो इसको भी हमने शो करना है कि कौन से पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है और कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डोमेन की बात कर ले तो डोमेन में हम उस वैल्यू को शामिल करते हैं जिस पे वो फंक्शन डिफाइन हो, मतलब यहाँ पे अगर मैं x की जगह +5 पुट करता हूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आती है, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसका मतलब फिर यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन होती है। तो यहाँ पे अगर इसकी मैं डोमेन लिख दूँ तो डोमेन हमने वो इस तरह लिखना है कि यहाँ पे हम हर एक रियल नंबर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम 5 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 5 यहाँ पे हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 आती है, जब यहाँ पे 0 आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड पे चली जाती है। तो अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट कंटिन्यूटी के लिए भी है, तो अब ये किस तरह है तो ये हमने समझना है। अच्छा, फर्स्ट जो कंडीशन है तो वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करना है, तो वो इस तरह है कि अब सी इज एग्जिस्ट और डिफाइन। तो यहाँ पे हमने उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो 5 पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पे ये मैंने सपोज कर लिया कि सपोज x इक्वल टू 5, हमने वो वैल्यू यहाँ पे पिक करना है जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो उस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होता है, तो जिस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन डिफाइन होता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, और जिस पे ये डिफाइन नहीं होता तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन उस वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो फर्स्ट मैंने ये वाला कंडीशन यूज करना है, तो वो इस तरह है कि एफ सी इज एग्जिस्ट और डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है डायरेक्ट यहाँ पे मैंने x की जगह 5 पुट करना है, तो वो ये मैंने इस तरह लिखना है कि एच ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 लिखना है, और x की जगह 5 एंड माइनस 5, तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगी। तो एच ऑफ 5 यहाँ पे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, तो एच ऑफ एक्स यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास डिफाइन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे एच ऑफ 5 वो एग्जिस्ट नहीं हुआ। जब एग्जिस्ट नहीं हुआ तो इन दोनों कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने इसके लिए कंटिन्यूटी लिखना है कि कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि दिस एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इसकी डोमेन से 5 को स्किप कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे भी हमने इस तरह कहना है कि ये जो फंक्शन है तो ये हर एक वैल्यू पे कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ 5 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो अब दूसरा, अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले कि कौन से पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो ये जो फंक्शन है तो ये 5 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि एंड एच ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 5। तो इस तरह भी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम इसकी डोमेन की बात कर ले तो इसकी डोमेन में हर एक रियल नंबर आ सकता है। हर एक रियल नंबर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम +3 नहीं यूज़ कर सकते, और दूसरा हम यहाँ पे -2, मतलब
यहाँ पे हम अगर +3 पुट कर ले तो 0 आता है, और जब 0 आ जाए तो डिनोमिनेटर में अगेन 0, या अगर यहाँ पे हम -2 को पुट कर ले तो भी 0 आता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो मतलब ये अनडिफाइंड। तो अब यहाँ पे हमने अगेन इसको शो करना है कि कौन से पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है और कौन से पे ये डिसकंटिन्यूस। तो अगेन यहाँ पे हमने ये फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि सपोज x = 3। मैंने आपको बता दिया कि हमने वो पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं जिस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो एक तो ये 3 पे डिफाइन नहीं है, तो फर्स्ट मैंने तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन इसका हमने यूज करना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि g(3) x की जगह अब हमने 3 लिखना है, तो 3 - 5 एंड डिनोमिनेटर में ये 3 - 3, और ये वाला आ जाएगा 3 + 2। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास -2, लेकिन यहाँ पे 3 - 3 से 0, अगर 0 इस 3 + 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी 0 आ जाएगा, और में -2 एंड डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन आ गई, अनडिफाइंड हो गई। जब अनडिफाइंड हो गई तो यहाँ पे अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ g(3) does not exist या is not defined। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया। जब यहाँ पे ये जो दूसरा हमारे पास नंबर है उस पर भी हमने चेक करना है कि आई वैल्यू भी ये वाला फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। सपोज x = -2, मैंने यहाँ पे -2 सपोज कर लिया। तो अगेन यहाँ पे g(x) में मैंने x की जगह -2 पुट करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि g(-2) 2 and -5 डिवाइडेड बाय -2 - 3, और यहाँ पे ये x है तो -2 n + 2। तब यहाँ पे ये अगेन इस तरह आ जाएगा कि इससे -7, और यहाँ पे ये 0 आता है। 0 को अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर ले तो भी 0 आता है, तो अगेन डिनोमिनेटर में 0। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। अब अगेन यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि g(-2) does not exist। यहाँ पे जिस वैल्यू पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो एक वैल्यू -2 है, और दूसरा वो है 3। और डोमेन में भी हमने उन वैल्यू को स्किप किया हुआ है, और इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इसके डोमेन में आ सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे -2 और दूसरा +3, इन दोनों पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और बाकी इसके अलावा जितने भी रियल नंबर है वो हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि thus g(x) is continuous at all values of x except यहाँ पे 3 है और दूसरा -2, मतलब इन दोनों के अलावा जितने भी रियल नंबर है उस हर एक रियल नंबर पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन सिर्फ इन दोनों वैल्यूज पे, इन दोनों नंबर्स पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वाला फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये वाला जो फंक्शन है तो ये डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी वो हम मालूम कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो हमने सॉल्व करना है। वो इस तरह है कि शो दैट फंक्शन f(x) = sin x divided by x if x not equal to 0 and sin x above x equal to 1 if x equal to 0 it is continuous at x equal to 0। मतलब यहाँ भी हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है, और इस पीस वाइज फंक्शन को हमने x equal to 0 पे शो करना है कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे ये जो गिवन है एट x equal to 0, फर्स्ट मैंने इसको इस तरह, तो इसको मैंने लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि गिवन दैट equal to 0, मतलब हमने ये शो करना है कि x equal to 0 पे ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमने अगेन इन तीनों कंडीशन का यूज यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने वो f(c), तो f(c) के लिए यहाँ पे मैंने वो किस तरह करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो हमारे पास गिवन है वो है x equal to 0 पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास f(x) इक्वल है sin x डिवाइडेड बाई x की if x not equal to 0, एंड दूसरा f(x) इक्वल है 1 की if x, मतलब अब यहाँ पे हम ये फंक्शन यूज करेंगे या ये वाला। तो इसके लिए यहाँ से हमने पता लगाना है, यहाँ पे x equal to 0, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो इसमें x equal to 0 नहीं है, तो मतलब हमने ये वाला यूज नहीं करना। दूसरा यहाँ पे ये जो है ना f(x) equal to 1, ये इक्वल है 0 की, मतलब f(x) equal to 1 हम तब यूज कर सकते हैं जब x इक्वल हो 0 की। तो यहाँ पे x इक्वल है 0 की, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, जो फर्स्ट है तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि f(x) equal to 1, मतलब यहाँ पे f(x) equal to 1 मैंने इसकी वजह से लिख दिया कि हमने वो वाला
इक्वेशन वो वाला फंक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसमें x इक्वल हो 0 के। तो इसमें x 0 की इक्वल नहीं है और इसमें 0 की इक्वल है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि f(x = 1)। अच्छा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है तो वो हमने सेटिस्फाई करना है, तो वो मैंने इस तरह लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। तो अब यहाँ पे मैंने जो हमारे पास गिवन है तो वो x = 0 की है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे मैंने x की जगह 0 लिखना है, तो इस तरह आ जाएगी कि f(0) एंड राइट साइड पे कोई वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने 1 लिखना है। तो इसका मतलब f(0) यहाँ पे 1 की इक्वल आ गई। जब f(0) यहाँ पे 1 की इक्वल आ गई तो 1 हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू है। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि f(0) इज एग्जिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो सेकंड कंडीशन है ये वाला एंड ये वाला, मतलब अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट मालूम नहीं करना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये वाला यूज करना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी। तो अब ये मैंने किस तरह यूज करना है, तो यहाँ पे वो मैंने इस तरह लिखना है कि जो सेकंड कंडीशन है तो यहाँ पे अब हमने लिमिट लिखना है। तो लिमिट अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी का मतलब जो जिस नंबर पे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे वो नंबर 0 है, तो अब यहाँ पे मैंने 0 लिखना है। फिर वहाँ पे ये f(x) है तो यहाँ पे मैंने f(x) लिखना है। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि x → 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पे f(x) है, लेकिन f(x) की जगह यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन पुट करना है और उस फंक्शन को मैंने यहाँ से उठाना है। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंडीशन था तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने ये यूज किया था कि f(x) = 1, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल था 0 था और यहाँ पे भी x इक्वल है 0 की। अब यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 को, मतलब x टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि x अप्रोच कर रहा है 0 का। इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि x इक्वल है 0 के, इसका मतलब ये है कि x नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 तो अब हमने यहाँ पे वो वाला फंक्शन यूज करना है जिसमें x 0 का इक्वल ना हो। तो फर्स्ट में अगर हम देख लें तो यहाँ पे x इक्वल 0 की नहीं है, तो अब यहाँ पे मैंने ये इस तरह लिखना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f(x) की जगह मैंने लिखना है sin x डिवाइडेड बाय x। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गई कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x इक्वल होती है 1 की। तो अब इसकी जगह यहाँ पे मैंने 1 लिखना है। तो जो सेकंड कंडीशन था तो वो भी यहाँ पे हमने यूज कर लिया। अच्छा, अब जो थर्ड कंडीशन है तो उसका हमने यूज करना है, तो वो इस तरह है कि जो फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड उनका हमने कंपैरिजन करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास 1 आई थी और जो सेकंड कंडीशन था तो वो भी 1 आई है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f(x) वो यहाँ पे इक्वल आ गई f(0) की, दोनों सेम है, मतलब दोनों से यहाँ पे 1 आ गई है। तो 1 जब आ गई है तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इस फंक्शन ने इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया। जब सेटिस्फाई कर लिया तो अगेन यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखना है कि thus f(x) is continuous at x = 0 पे। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।